वेक्टर्स के बीच का एंगल वही एंगल लेते हैं जो 180 डिग्री से कम होता है। ये जो बाहर वाला एंगल है, इस एंगल को हम वेक्टर के बीच का एंगल नहीं मानते। तो जो एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में वो होगा 0 और 180 के बीच में, राइट? समझ आ गया? अगर आपको तो मुझे आंसर करें यस, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी को समझ आ गया। ओके, शिवांकर, अभय, स्वाति, अंकित, आयुष, आनंद has answered yes, fine. So I am taking it as yes from all of you. आगे चलते हैं। काइंड ऑफ वेक्टर, काइंड ऑफ वेक्टर्स के बारे में मैंने सभी काइंड्स ऑफ वेक्टर यहाँ नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप इनको बुक्स में पढ़ सकते हैं। बड़ा सिंपल है कि बुक्स में भी आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर्स यहाँ पर लिए हैं जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो एक है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है कि कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा जो किसी भी डायरेक्शन को, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है या किसी वेक्टर का डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो n यूनिट है, तो अगर मैं इसके यूनिट मैग्नीट्यूड को n से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो यूनिट लेंथ का वेक्टर आएगा। तो अगर इस वेक्टर ए को मैं n पार्ट्स में डिवाइड करूं और एक वेक्टर मेरे पास ये छोटा सा वेक्टर आए तो इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट और डायरेक्शन इसका y होगा जो ए का डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए को मैं डिफाइन कर सकता हूं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड को मैं यूनिट वेक्टर कहता हूं। और किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ ए। यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ही होता है कि उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वही वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, ध्यान से समझेंगे। सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है n। n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 8 ले लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। अगर मैं इस वेक्टर को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो वेक्टर मेरे पास आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। तो उस किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर जो वेक्टर आता है वो यूनिट वेक्टर आता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाता है और डायरेक्शन वही रहता है जो वेक्टर का होता है। तो यहाँ पर मैंने यही किया है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ 1 यूनिट होगी, यानी कि वो यूनिट वेक्टर होगा और डायरेक्शन वही होगा जो ए का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसके ऊपर हम एरो नहीं लगाते हैं बल्कि कैप लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कैप लगाई हुई। तो कहीं पर भी अगर वेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई है तो उसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर जो है, या यूनिट वेक्टर के नाम से नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि दिस इज द वेक्टर, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को फाइंड करने का मतलब यही होता है कि उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाए। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज नोन एज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। अगर आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे आंसर करें चैट बॉक्स में एज यस, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। वरणजीत, आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। यस सर। फाइन, वेरी गुड, ओके फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं। जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मतलब लेंथ 0 होगी, और उस वेक्टर में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन उसका होता नहीं है, क्योंकि अगर 0 वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है 0 है तो डायरेक्शन भी उसका अनस्पेसिफाई रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ओरिजिन पर बैठा हुआ है और मैं उसका पूछूं कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है, तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होगा।
नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं समझ लेते हैं। हालांकि नेगेटिव साइन जो है वो हमें डायरेक्शन के केवल डायरेक्शन को नेगेट करने में, उसको अपोजिट करने में यूज होता है। इट कैन नॉट गिव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने अभी तक यूज किया होगा कि अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होता है, ध्यान से समझेंगे। हम पॉजिटिव डायरेक्शन अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर सकते हैं, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चूज करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको एक खास डायरेक्शन दे दिया, हमने केवल एक किसी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। तो ये हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है एक्चुअली डायरेक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में कई बार पॉजिटिव फोर्स और नेगेटिव फोर्स को यूज करके उनको एज अ डायरेक्टिव, एज अ वेक्टर क्वांटिटी यूज कर लिया होगा, बट वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू पॉजिटिव वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसको अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं तो नेगेटिव डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। मैं किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव मान सकता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर ए वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड का उसकी अपोजिट डायरेक्शन बी वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ बी इक्वल्स टू माइनस ए। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू माइनस बी। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमें वेक्टर के बारे में केवल उसकी डायरेक्शन के अपोजिट और उसकी डायरेक्शन के अलोंग होने की जानकारी देते हैं, डायरेक्शन की पूरी जानकारी नहीं देते। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनको जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। इन वेक्टर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और हम अपनी कैलकुलेशन में बहुत बार ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के साथ हम अपने कैलकुलेशन करेंगे और उसको देखेंगे आगे। क्योंकि एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो कोई भी तीनों वेक्टर जो इनके डायरेक्शन में है वो तीनों वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम आई वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे वेक्टर लेते हैं और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के वेक्टर लेते हैं। तीनों ही वेक्टर आई, जे, के ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को? सर एक बार सर रिपीट कर दो, कहाँ पे लेते हैं? चैट बॉक्स में लिखें यस, और अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखें चैट बॉक्स में। Malay has answered as yes, Sutit answered, Arunjit has also answered, Shivankur, Shikhar has answered as yes, Ayush has answered as yes. Okay, Deepti has also answered. Deepti, no. Okay, Deepti, आपको मैं अलग से इस बात के बारे में पूछ लीजिएगा, राइट? In which direction which vector? Sarthak Verma has a question. अनुष्का शर्मा हैज यस। नेगेटिव वेक्टर रिलेटिव होते हैं। अनुष्का, आपकी बात बिल्कुल सही है। और विच डायरेक्शन विच वेक्टर, वे कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं, इट इज अप टू अस, क्योंकि डायरेक्शन एक्चुअली कोई डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि छोटी क्लासेस में थोड़ा ये बताया जाता है कि राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं होता एक्चुअली, तो उसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसमें हम वेक्टर को एज अ होल वेक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते। फाइन सर। तो यस सर एक डाउट है। यस प्लीज। सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं आप? ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन सर जब हम जानते हैं तो वेक्टर एडिशन का यूज करें। आपकी जो है साउंड मेरे ख्याल से साफ नहीं आ रही है। आप थोड़ा एक बार माइक को अपने पास लाकर बोलेंगे? यस प्लीज। शिवांकर गुप्ता has answered. It does not follow vector addition. Yes, charge does not follow vector addition. Charge is actually a scalar quantity. केवल स्केलर की तरह हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बट इट डजंट मीन, जैसे कि मैंने भी बताया, नेगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब उनके साथ कोई डायरेक्शन का एसोसिएशन नहीं होना है। नेगेटिव पॉजिटिव रिलेटिव होता है। स्केलर क्वांटिटी भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती हैं।
जैसे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो जैसे शिखर ने पूछा सर कैन वी मेक अजम्पशन रिगार्डिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस। यस, हम अपने क्वेश्चन में अज्यूम कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव और कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव अपने क्वेश्चन में अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं। इट इज अप टू अस। फाइन, so am I clear to all of you? Yes, sir. Fine. यस सर। तो मुझे लगता है वो आगे चलते हैं। फाइन, तो आपने जो क्वेश्चन पूछे मुझे अच्छा लगा, अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे हैं और मुझसे मुझे यही पता चलता है कि आप सभी अच्छे से सुन रहे हैं एंड यू आर वेरी अटेंटिव। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप चलते हैं आगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। देखो, स्केलर से किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, बड़ा सिंपल है। सपोज करो हमारे पास वेक्टर ए है और एक क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी n और मैंने a को n से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो a के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो a का nth पार्ट होगा। तो a डिवाइडेड बाय n विल बी अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड कितना होगा, a के मैग्नीट्यूड का nth पार्ट। तो ये तो आ गया हमारा डिवीजन। इसी तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर b है और उसको किसी नंबर n या स्केलर b से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जो वेक्टर मेरे पास आएगा वो होगा तो b के डायरेक्शन में ही, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो b का n टाइम होगा। तो मैग्नीट्यूड इज n टाइम ऑफ b। मतलब डिवीजन करने में मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है और मल्टीप्लिकेशन करने में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। डायरेक्शन हमारा अनचेंज रहता है। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय वेक्टर ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। तो कुछ क्वेश्चंस में ये बड़ा सिंपल है, उसमें तो सीधा मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्शन में अनचेंज रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया, चैट बॉक्स में आंसर लिखें एज यस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। शिवांकुर हैज आंसर्ड, सुतीत हैज आंसर्ड, वैभव, शिखर, मलय, आयुष, अनुष्का has answered. Okay, fine. So I am taking it as yes from all of you because none of you has answered otherwise. आप सभी को मैं मानता हूँ समझ आ गया। सर इसमें वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव और नॉट। सी, डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव और या नेगेटिव नहीं होता है। तो प्लीज डू नॉट असाइन एनी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। वो केवल तभी असाइन करेंगे अगर हमें कोई नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कैलकुलेशन करनी है, तब भी हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। प्लीज रिपीट सर, रिपीट करता हूँ, किसी भी डायरेक्शन कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव हम एज्यूम तब करते हैं कि अगर हमें दो अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के साथ हमें दो अपोजिट डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है या केवल दो अपोजिट डायरेक्शन में हमें अपनी कैलकुलेशन करनी है। सपोज करो एक लीनियर वेक्टर है, उसमें केवल दो ही डायरेक्शन पॉजिटिव हैं। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी है तब हम अपनी कैलकुलेशन की ईज के लिए एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ये हम सीखेंगे, इसको ये और थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम वेक्टर का रिजोल्यूशन सीखेंगे और हम एक्स वाई जेड एक्सिस के उसमें रेस्पेक्ट में वेक्टर कंपोनेंट को पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस पॉजिटिव और नेगेटिव वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम साइड में रख लेते हैं, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। If there are two vectors and one scalar in डिफरेंट डायरेक्शन, दो वेक्टर होंगे, तो अभी मैंने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन नहीं बताई है, तो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन अभी सीखेंगे। ठीक है, जब सीखेंगे ये देखो, जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तब इस क्वेश्चन को हम उठाएंगे। दो वेक्टर है और एक स्केलर है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी वो अभी बाद में सीखेंगे। एडिशन देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान से समझेंगे भाई। सपोज करो कोई आदमी है या कोई पर्सन है, वो ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर गया और फिर वो वहां से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ गया और फिर वो 40 मीटर गया।
तो इस तरह से उसका जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है 30 + 40 70 मीटर वो चला गया। तो आप सभी मुझे कैलकुलेट करके ये बताओ कि उसका जहां से वो चला था, शुरू किया था उसने इनिशियल पॉइंट, और जहां वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया है, उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। 50। वेरी गुड। तो ये बड़ी आसानी से आपने बता दिया, क्योंकि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आसानी से सीखा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर डिस्टेंस हमने ऐड किया तो हमारा सीधा सीधा आंसर 70 आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे करते हैं समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पहले वेक्टर ए को मैंने ड्रॉ किया, फिर जहां पे वेक्टर ए एंड हुआ वहां से मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ किया, और जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था उनको मिलाया, और एक मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी को फाइंड कर लिया। ये मेरा तरीका है वेक्टर एडिशन को फाइंड करने का, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं वेक्टर बी को पहले ड्रॉ करता हूँ बाद में वेक्टर ए को ड्रॉ करता हूँ, तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ये तो मेरा एक तरीका हो गया। जैसा कि अभी आपने अपने इस जो मैंने क्वेश्चन ओरली आपको बोला था उसमें आपने परफॉर्म किया, पहले ईस्ट डायरेक्शन लिया, फिर नॉर्थ डायरेक्शन लिया, और फिर उनको ऐड कर दिया। दूसरा तरीका है मेरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैं क्या करता हूँ, सेम पॉइंट से ए और बी दोनों वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि मैंने इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मेरे ख्याल से आप सभी को साफ साफ नजर आ रहा होगा। और फिर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी से एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की वेक्टर बी के पैरेलल, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की वेक्टर ए के पैरेलल, और ये जो पूरा पैरेललोग्राम है इसमें इनिशियल पॉइंट से और इस कॉर्नर तक मैं एक थर्ड वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो कि होता है वेक्टर आर। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर सकता हूँ या पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ध्यान से समझना भाई, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये तो यहाँ पर ये पॉइंट है जहां पर मेरा फाइनल वेक्टर आर पहुंचा है। ये यस सर, ट्रायंगल वाले लॉ में कितना भी एंगल हो तभी भी आर ए प्लस बी ही होगा का? यस, आर हमेशा ए प्लस, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, एडिशन इज डिफाइंड एज ए प्लस बी। आर को हम ए प्लस बी ही रखेंगे चाहे कोई भी एंगल हो। और दो वेक्टर के बीच में जैसे कि मैंने बताया था 180 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है, कम वाला एंगल लेते हैं। वेक्टरों के एंगल के बीच में मैंने डिफाइन किया था आपको, ठीक है? फाइन, यस अनुष्का शर्मा इज आंसरिंग बाय, क्योंकि जो वेक्टर एडिशन है उसका मतलब यही होता है कि जहां से वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दोनों ही वेक्टर हमारे ऐड हो जाएंगे। फाइनल जो डिस्टेंस आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो हमारा वेक्टर एडिशन ही होता है। देखो अनुष्का, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और प्लीज ask your answer because in chat I could not understand what are you asking। ट्रायंगल वाले लॉ में ऐसा क्यों होता है? तो ट्रायंगल लॉ में ये होता है, अब सपोज करो कोई भी डिस्प्लेसमेंट है हमारा, एक डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से बी तक हमें पहुंचा दिया, बी से हमारा तीसरा डिस्प्लेसमेंट था उसने बी से हमें सी तक पहुंचा दिया। अब अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ए से सी तक जाना पड़ेगा। तो वो बी से सी का कोई भी डायरेक्शन हो वो रिलेटिव हो जाता है, हमें तो ए से सी तक जाना है। तो ट्रायंगल लॉ में वो कोई भी डायरेक्शन हो, रिजल्टेंट पॉइंट जहां पर होगा वहां से इनिशियल पॉइंट को मिलाएंगे और वही हमारा रिजल्टेंट आएगा, और वो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम ए प्लस बी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यस सर। फाइन, वेरी गुड। तो अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ है इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, और कैसे देता है उसको समझ लेते हैं।
ये जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया ये आपको समझ आ गया होगा। यहां से ये जो साइड है जो वेक्टर ए के अपोजिट है ये लेंथ में बिल्कुल वेक्टर ए के बराबर होगी, और मैंने ये जो फाइनल पॉइंट है इससे बी के डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर इसी तरह ये जो बी का डायरेक्शन है यहाँ पर वेक्टर बी से लेके और इस 90 डिग्री एंगल पर यहाँ तक जो लेंथ है वो मेरी होगी ए कॉस थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से और ट्रिग्नोमेट्री से ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये जो मेरी सामने वाली लेंथ है जो मैंने फाइनल पॉइंट से वेक्टर बी के डायरेक्शन पे ड्रॉ की है इसकी लेंथ होगी ए साइन थीटा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो आर है अगर मुझे आर की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं इस 90 डिग्री के एंगल का जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। परपेंडिकुलर इसका क्या है ए साइन थीटा, और जो बेस है वो बेस है बी प्लस ए कॉस थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मेरे पास जो आर का मैग्नीट्यूड या आर की लेंथ आती है वो आती है स्क्वायर रूट बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा तो बी स्क्वायर आ गया, और एक आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरा बन जाता है ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहीं से a इंटू बी इंटू कॉस थीटा इंटू 2, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक टर्म आएगी मेरी दूसरी a प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो मैग्नीट्यूड r है उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या ये जो मैंने आपको लेंथ फाइंड करनी बताई है और उसका लेंथ का फॉर्मूला जो हमने निकाला है दो वेक्टर के बीच की लेंथ के रिजल्टेंट की लेंथ का, क्या ये आप सभी को समझ आया है? प्लीज आंसर। सर पर इस फॉर्मूला में तो हम थीटा को हेड टू टेल में लेते हैं ना। एक मिनट, हेड टू टेल कहाँ से कहाँ तक बताओ सर? इसमें डायरेक्ट अगर हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो -2ab cos थीटा आएगा। ये जो थीटा है थीटा इज अच्छा ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये जो थीटा है ये ए और बी के बीच का एंगल है, समझ आ गया आपको? ओके। तो थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब आगे चलते हैं। हमसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर ऑल्सो। आर का डायरेक्शन दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि बी और आर के बीच में एंगल फाइंड कर लें, दूसरा तरीका है ए और आर के बीच में एंगल फाइंड कर लें। दोनों ही तरीकों को ध्यान से समझना भाई। ये जो अल्फा है आर और बी के बीच में जो एंगल है यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल में tan अल्फा का यूज करूं तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में a sin थीटा हमारा परपेंडिकुलर आ गया, b प्लस a cos थीटा हमारा बेस आ गया। तो tan अल्फा हमारा आ जाता है a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं tan बीटा फाइंड करता हूं वेक्टर ए से आर का एंगल तो वो आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर ये जो हमने सीखा है इसको याद रखने का तरीका समझ लो भाई। अगर मुझे वेक्टर b से एंगल फाइंड करना है तो ऊपर आएगा a sin थीटा और नीचे आएगा a cos थीटा प्लस b। और अगर मुझे वेक्टर a से एंगल फाइंड करना है तो ऊपर आएगा b sin थीटा और नीचे आएगा b cos थीटा प्लस a। इस तरह से मैं वेक्टर r का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे किसी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन पता है, या क्वेश्चन में अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होता गिवन तो सिंपल उसका आंसर होता है डायरेक्शन ऑफ r इज इन एंगल अल्फा फ्रॉम वेक्टर b, या डायरेक्शन ऑफ r इज इन एंगल बीटा फ्रॉम वेक्टर a। इस तरह से। तो क्या ये एंगल फाइंड करना आप लोगों को समझ आया है?
प्लीज Yes, आंसर। sir. फाइन, यस सर। Yes, वेरी sir. गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए, आप अटेंटिव होके अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में इतना अटेंटिव होके पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट आप सही पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से सर कर आप रहे हैं। शीट शेयर करोगे? सॉरी, सर ये शीट शेयर करोगे आप ग्रुप पे? ये शीट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, थैंक आप यू सर। कॉपी कर सकते हैं। आप देख लेना सबट्रैक्शन, वेक्टर का सबट्रैक्शन कैसे होता है। सर अगर हम वेक्टर बी को उठाकर वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दें तो r इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए ना। यस, बिल्कुल सही। अगर वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया तो जो रिजल्टेंट होगा वो a प्लस बी होगा, और यहाँ पर हमने वही फाइंड किया है। और जो आप बता रहे हो बेटा वही हमने क्या करते हैं, वही हम ट्रायंगुलर लॉ में करते हैं। वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया तो r हमारा a प्लस बी हो जाता है। ये दोनों चीजें मैंने बताई हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ, ये हमने वेक्टर एडिशन का ही बताया। a प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे वही हमने बताया है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो अरुणजीत, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आंसर इन यस। बिल्कुल इनसे सेम आंसर आएगा बेटा। फाइन, आगे चलते हैं। दीप्ति हैज आंसर्ड मी एज यस, आपको समझ आ गया, वेरी गुड। सबट्रैक्शन, वेक्टर का सबट्रैक्शन जो है डिफाइंड नहीं है। वेक्टर का सबट्रैक्शन भी हम एडिशन की तरह ही करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली नेगेटिव साइन किसी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बताता है, बल्कि उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। तो अगर मुझे वेक्टर ए माइनस बी परफॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी वेक्टर को फाइंड करूंगा और उसको वेक्टर ए के साथ ऐड कर दूंगा। यहां पर आप ध्यान से देखें, a प्लस माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस ए, क्योंकि जो एडिशन है वेक्टर का वो कम्यूटेटिव होता है। लेकिन ध्यान से देखना, b माइनस ए को मैं a माइनस बी नहीं लिख सकता। तो b माइनस ए का मतलब होता है वेक्टर b प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर a, जो कि माइनस ए प्लस बी होता है। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो वेक्टर को अगर सबट्रैक्ट करना है तो मुझे क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है और उसको दूसरे वेक्टर में ऐड कर देना है। करते कैसे हैं देख लेते हैं। देखो भाई, सपोज करो वेक्टर ए ये है और मुझे वेक्टर ए माइनस बी परफॉर्म करना है। ये वेक्टर बी है, तो मैंने ये माइनस वेक्टर बी फाइंड कर लिया है। जो माइनस बी वेक्टर है अब मैं ए के साथ उसको ऐड कर दूंगा। पैरेललोग्राम लॉ मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन ये था, तो वेक्टर माइनस बी का डायरेक्शन उसका अपोजिट ये हो जाएगा, और दोनों को मैंने एक पॉइंट से ड्रॉ किया, फिर पैरेललोग्राम बनाया और उनको ऐड कर दिया। तो ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आया है, ये रिजल्टेंट एक्चुअली ए माइनस बी का रिजल्टेंट है। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पहले वेक्टर ए और बी के बीच में अगर एंगल थीटा था तो वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ अपने पुराने फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर इज द थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर मैं 180 माइनस थीटा लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा के बराबर। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो क्या आप सभी को सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना समझ आया है? प्लीज आंसर मी। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सर हैड आंसर्ड। सर पूछ रहे हो? सर 180 माइनस थीटा उसमें लग गया, तो सर वो माइनस कैसे हो गया? देखो सुधीर, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री आप 11th क्लास में पढ़ोगे,
11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशनशिप आप पढ़ोगे तो उसमें जानोगे cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Okay, sir. आपको मैं अलग से बता दूंगा, तो इस क्लास में शायद मैं उसका एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट इट इज ये एक फॉर्मुलेशन होती है, आप ये समझ लो, अभी थोड़ा इसको याद रखो इसी तरह, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया, तो आगे बढ़े हम। सुधीर, वेटिंग फ्रॉम योर साइड, आपके आंसर की वेट कर रहा हूं मैं सुधीर। यस सर। ओके फाइन, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका आर का जो डायरेक्शन है, हम वहां पर जो हमने डायरेक्शन के फॉर्मूले थे वहां पर हम जहां पे हमने थीटा यूज किया था वहां 180 माइनस थीटा यूज करेंगे, तो वहां पर हमें आर का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, सेम अपने पुराने फॉर्मूले से। केवल डिफरेंस हमने क्या किया है, डिफरेंस हमने ये किया है कि हमने माइनस बी को ऐड कर दिया है, और अगर बी माइनस ए करना है तो बी प्लस माइनस ए कर देंगे, सेम। यहाँ पर ध्यान से देखना है, हमने क्या किया, अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये किसका अल्टरनेटिव मेथड है, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से समझ लेना है। हमने वेक्टर माइनस बी को ड्रॉ नहीं किया है, हमने ए और बी को ही ड्रॉ किया है। तो ए और बी को ड्रॉ करने पर यहां से यहां तक जो हमारा लार्जर डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम का, वो जैसा हम पहले देख चुके हैं ए प्लस बी के बराबर आता है, लार्जर डायग्राम, लार्जर हमारा जो इसका डायगोनल है। लेकिन जो शॉर्टर डायगोनल होता है यहां से यहां तक दोनों वेक्टर्स के हेड को मिलाने वाला, वो हमारा a माइनस बी के बराबर होता है, जैसा कि हमारे इस फिगर से भी हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं साइज छोटा कर देता हूँ सो दैट आप दोनों फिगर को एक साथ देख सकें। देखो, ये हमारा वेक्टर a माइनस बी है, इस वेक्टर को मैं अपने a प्लस बी वाले पैरेललोग्राम से भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? जो लार्जर डायगोनल है वो a प्लस बी का वेक्टर होता है, और जो स्मॉलर डायगोनल है वो मेरा a माइनस बी का वेक्टर होता है। या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में मैं ऐसे रख सकता हूँ यार, कि जब दोनों हेड को मिलाया जाता है तो नेगेटिव जो डिफरेंस वाला वेक्टर आता है, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाया जाता है तो एडिशन वाला हमारे पास वेक्टर आता है। ध्यान से नोट करेंगे, पॉइंट समझ के याद रखेंगे कि जब दोनों हेड को मिलाता हूं तो जो वेक्टर आता है वो डिफरेंस वाला वेक्टर आता है, और जब इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाता हूं तो जो वेक्टर आता है वो एडिशन या सम वाला वेक्टर आता है। अब यहाँ पर देखें कि जो वेक्टर आर है ये a माइनस बी है या b माइनस ए है, इसका पता कैसे लगाएंगे। जो वेक्टर हमारा हेड जिस वेक्टर की तरफ होता है वो वेक्टर हम प्लस में रखते हैं, और जिस वेक्टर से हम शुरू करते हैं टेल जिस वेक्टर की तरफ होती है वो माइनस में रखते हैं। तो ये जो आर वेक्टर है ये हमारा a माइनस बी है। अब अगर इसी आर वेक्टर का हेड मैं बी वेक्टर की तरफ कर दूं और यहाँ a वेक्टर की तरफ इसकी टेल हो जाए, तो a से लेके b की तरफ जो वेक्टर जाएगा वो वेक्टर होगा मेरा b माइनस ए। तो a माइनस बी को पता लगाने के लिए मैंने पैरेललोग्राम बनाया और हेड ऑफ b से हेड ऑफ a तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर मेरा आ गया a माइनस बी। इसी तरह अगर मुझे b माइनस ए फाइंड करना है तो हेड ऑफ a से हेड ऑफ b की तरफ वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास b माइनस ए आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ आया है? Yes, sir. Please answer me that as yes, so that I can move forward. Keshav has answered, Sudeep has answered. Keshav, Shikhar, Deepti. Okay. Ayush has answered as yes. Okay, I am taking it as yes from all of you because none of you has answered otherwise. बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों को सब समझ आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है इस क्लास का। तो इट इज अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी कि आप सभी को ये फायदा हो रहा है। देखो
अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अगर R2 वेक्टर है जिसको B माइनस ए मैंने फाइंड किया है, तो यहाँ से हेड से ऐसे हेड ऑफ B तक उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने ये भी देखा कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस, बल्कि क्या होगा, एक्चुअली A माइनस बी इक्वल टू माइनस B माइनस ए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ध्यान से समझ लेंगे। ये लगभग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही है। सपोज करो मेरे पास 4 वेक्टर हैं, A1, वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3 एंड वेक्टर 4। इनको मुझे ऐड करना है, तो मैंने वेक्टर 1 को ड्रॉ किया, फिर वेक्टर 1 के हेड से वेक्टर 2 को ड्रॉ किया, वेक्टर 2 के हेड से वेक्टर 3 को ड्रॉ किया, और वेक्टर 3 के हेड से वेक्टर 4 को ड्रॉ कर दिया, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिला दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसको मैं कह दूंगा ये वेक्टर है R, रिजल्टेंट वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में हम किसी भी वेक्टर को पहले ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी वेक्टर को बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे फिर? मैग्नीट्यूड निकालने का इसमें तरीका अलग होता है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम समझ जाएंगे। और एक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप नोट करें कि पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। और जब हम वेक्टर रिजोल्यूशन सीख जाएंगे, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट पार्ट में डिवाइड करना सीख जाएंगे, तब आप उस क्वेश्चन को मुझसे दोबारा पूछें तो मैं आपको वहां पर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आप अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट करके रखें। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन आपको समझ आ गया है? प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस, सो दैट मुझे पता चले Bhupinder has answered. I am waiting from Deepthi, Keshav, Shikhar, Shivankur has answered me yes sir, will finish whole chapter today. Maybe not. चैप्टर पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे हमारी क्लास चल रही है तो हालांकि पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने बना लिए हैं, बट इन 1 hour क्लास वी वुड नॉट एबल टू फिनिश इट। कुछ थोड़ा टाइम लगेगा इसको फिनिश करने में, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करने के साथ साथ अपना नया चैप्टर शुरू करें काइनेमेटिक्स 11th क्लास के लिए। सिमिलरली हम 12th क्लास के लिए भी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। तो आपके कोई जानकार जो आपके दोस्त हैं 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है तो उनको भी आप लिंक भेज सकते हैं ग्रुप का। 8 बजे क्लास लोगे? यस, कल भी हम 8 बजे क्लास लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी टाइम आप सब फ्री हो जाते हैं। आपकी कोई स्कूल की क्लासेस भी चल रही होंगी, कोई दूसरी क्लासेस चल रही है, तो इसलिए ये मैंने टाइम इसलिए चूज किया सो दैट आप सभी फ्री हो उस टाइम। तो कल जो है, कल हम ऐसा करेंगे कि एक बार हम 11th क्लास लिया करेंगे और एक बार 12th क्लास, तो अल्टरनेट डेज पे लिया करेंगे। तो कल आई एम प्लानिंग टू टेक इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर 12th क्लास। तो आपके जो 12th क्लास के जानकार हैं कोई बच्चे, आप उनको लिंक भेज सकते हैं सो दैट उनको भी फायदा हो सके। जब तक ये क्लासेस फ्री हैं आप सभी इसमें लाभ उठाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन ये है, 2 vectors A and B have magnitude of 6 units and 8 units. दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट और 8 यूनिट है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A minus B if the angle between them, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 120 डिग्री है या 90 डिग्री। क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने नहीं किए हैं, मैंने बी और ई पार्ट किए हैं। ए और सी पार्ट आपको खुद ही करना है घर पे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। सर डी पार्ट का है? ए बी सी ई, सॉरी डी पार्ट नहीं है। डी पार्ट अपनी मर्जी से आप कोई भी अपने पसंदीदा एंगल लिख सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। तो जैसे बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट में एंगल दोनों के बीच में 180 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। cos थीटा हमारा 180 डिग्री है, cos 180 की डिग्री 180 की वैल्यू होती है -1, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा 64, क्योंकि ए स्क्वायर
36 b स्क्वायर प्लस 96, आंसर आएगा स्क्वायर रूट 196। आगे आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है सर। प्लीज स्क्रॉल अप अ लिटिल, ओके प्लीज। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ये समझ लेते हैं भाई, बड़ा बढ़िया पॉइंट है और इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफी गलती करते हैं। कोई भी वेक्टर है, टू और मोर वेक्टर व्हेन एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अगर 2 3 4 5 6 8 10 11 12 इनफिनाइट कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर इतने वेक्टर को ऐड करके मुझे कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है, तो जितने भी वेक्टरों को मैंने ऐड किया है, ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। उन सभी वेक्टर्स को जिनका एडिशन करके आर आया है, उन सभी वेक्टर को मैं आर के कंपोनेंट कहता हूं। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ आई है? प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. I am waiting your answer in chat. Anushka Sharma has answered. Suthir, Shivankur, Shlok, Bhupinder, Shikhar answered as yes. Fine. Very good. Very good of you. आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। अब सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए है जो कि मैंने एक्स वाई प्लेन में ऐसे ड्रॉ किया। अब इस ए का जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, उसको मैंने बोल दिया ए एक्स, और इस ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, उसको मैंने बोल दिया ए वाई। आई और जे, आई हमारा यूनिट वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में, वाई हमारा यूनिट वेक्टर जे के डायरेक्शन, सॉरी जे है हमारा यूनिट वेक्टर वाई के डायरेक्शन में। तो ए एक्स इंटू आई मेरे पास वेक्टर आएगा एक्स डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, और ए वाई जे मेरे पास वेक्टर आएगा वाई डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। तो ए को मैं दो का वेक्टर के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है ए एक्स आई, दूसरा वेक्टर है वाई डायरेक्शन में ए वाई जे। यहां पर ध्यान से देखेंगे भाई, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को ए एक्स प्लस ए वाई इस तरह मैं लिख सकता हूं, जहां पर जो वेक्टर ए है, ए से बना रहा है एंगल अल्फा और वाई से बना रहा है एंगल बीटा, वाई एक्सिस। तो ये जो मैंने वेक्टर का रिजोल्यूशन किया है ए का, ये एक्चुअली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनमें मैंने इसको तोड़ दिया है। तो जरूरी नहीं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की फॉर्म में इसको ब्रेक करूं, किन्हीं और वेक्टर की फॉर्म में भी मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं। इट इज अप टू मी। लेकिन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में उसको ब्रेक करता हूं, तो मैं उन कंपोनेंट्स को कहता हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि अगर इनको ऐड करूंगा तो एक रेक्टेंगल की तरह बन जाता है पैरेललोग्राम लॉ से, तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर a specific kind of components which are mutually perpendicular. अधिकतर हम इन्हीं को यूज करते हैं, पर जरूरी नहीं कि केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही हो, बाकी और कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, ये आप इसको शायद पहली बार सीखेंगे। वो ये है ax अपॉन a आएगा cos अल्फा, एंगल बिटवीन a एंड ax। सिमिलरली ay अपॉन a आएगा cos थीटा। अब ये क्या है, इनको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी इनको समझ लेते हैं कि हमने x और y एक्सिस से एंगल a के, तो सॉरी वेक्टर a के एंगल फाइंड किए। इसी तरह अल्फा जो x एक्सिस एंगल है, एंगल ऑफ a विद x एक्सिस, उसको लिख सकता हूँ cos इनवर्स ax अपॉन a। सिमिलरली बीटा को मैं लिख सकता हूँ एंगल ऑफ वेक्टर a विद y एक्सिस cos इनवर्स ay अपॉन a। ठीक, ये आपको समझ आया है? Yes, sir. I am waiting for your answer. Please answer me as yes in chat, or you can unmute yourself. Answer me as yes.
यस सर। फाइन, वेरी गुड। तो मुझे पता चलेगा आप सभी सो नहीं गए हैं, आप जाग रहे हैं और पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं, ऐसा है। स्क्रॉल अप, ओके। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको पढ़ाता रहूं, आप सो जाएं और मैं बोलूं कि भाई समझ आ गया, आप बोले सर हम तो सो रहे थे। तो ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग इट एज यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू बिकॉज नन ऑफ यू हैज आंसर्ड अदरवाइज। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की। नो ना मतलब इंग्लिश से पढ़ा नेक्स्ट पेज में अभी हमने जो वेक्टर का रिजोल्यूशन देखा है वो एक्चुअली हमने दो डायरेक्शन में देखा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। बट एक्चुअल में जो वेक्टर होते हैं वो 3D में होते हैं, स्पेस में वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो किसी प्लेन में ही हो। तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। तो सपोज करो हमने कोई वेक्टर लिया ए, जिसका की तीनों एक्सिस में रिजोल्यूशन है ए वाई, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ए एक्स एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, ए वाई वाई एक्सिस में कंपोनेंट है, ए जेड हमारा जेड एक्सिस में कंपोनेंट है। तो ये मेरे पास टोटल वेक्टर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो मैग्नीट्यूड आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और सिमिलरली जो कि हमने लास्ट पेज पे देखा था, अल्फा जो कि एंगल फ्रॉम एक्सिस एक्स एक्सिस है आएगा cos इनवर्स ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली बीटा एंगल ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस आएगा cos इनवर्स ए वाई अपॉन ए। और गामा एंगल ऑफ ए फ्रॉम जेड एक्सिस आएगा cos इनवर्स ए जेड अपॉन ए। अब ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है ये खास इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्या इंपॉर्टेंस है उसको जरा समझ लेंगे। इंपॉर्टेंस है कि इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमें किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताते हैं। और इनको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों कहते हैं इसको भी देखेंगे भाई, आप ध्यान से समझेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर मैं निकालना चाहूं तो वो आएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय पढ़ा पर बहुत हायर क्लास का। अरे नहीं है, क्लास 9 के बच्चे लोग वो अटेंड कर रहे हैं, ये कोर्स करके कुछ नहीं कर। सी तो ये एक्चुअली 11th क्लास के लिए है और हायर क्लासेस के लिए। आप सभी इसको अगर पढ़ सकते हैं, आपको समझ आता है तो इट इज वेरी गुड। बट ये जिस क्लास के लिए क्लास रखी गई है उसी क्लास का है। एज आई टोल्ड यू क्लास 11th क्लास और IIT JEE एस्पायरेंट्स के लिए है। हालांकि मैंने क्लास को मॉडरेट रखा है, ज्यादा मुश्किल चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की है सो दैट आप सभी को समझ आ सके। बट इसमें जिस क्लास के लिए क्लास डिजाइन की गई उन लोगों का तो इसमें कम से कम सिलेबस पूरा होना ही चाहिए, ऐसा सोच के मैंने उस क्लास की सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ आ ही जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी कि वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैंने वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर क्या होगा ध्यान से समझेंगे। वेक्टर ए को मैंने उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में लिख दिया है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तीनों को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ए एक्स अपॉन ए आ गया इंटू आई, ए वाई अपॉन ए आ गया इंटू जे, ए जेड अपॉन ए आ गया इंटू के। इस तरह से मेरे पास वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिला। और ये अगर आपको याद हो अभी हमने पढ़ा है क्या होता है cos अल्फा। तो आई cos अल्फा प्लस ये होता है cos बीटा, जे cos बीटा प्लस ये क्या होता है cos गामा, के cos गामा। तो यूनिट वेक्टर कैप ए मेरे पास आ गया आई cos अल्फा प्लस जे cos बीटा प्लस के cos गामा। तो क्योंकि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को अगर उसके रेस्पेक्टिव एक्सिस की साथ में मैं ऐड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर मुझे वेक्टर ए का डायरेक्शन पता चल जाता है। इसीलिए मैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को
डायरेक्शन कोसाइन भी कहता हूँ। और डायरेक्शन कोसाइन इसलिए कहता हूँ क्योंकि डायरेक्शन को फाइंड करने में यूज की जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज किया जाता है और इनसे एग्जामिनेशन में बोर्ड और IIT JEE के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आई जे के तो उनके डायरेक्शन है ना? यस, आई जे के आर यूनिट वेक्टर। आई जो है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, जे हमारा वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है और के हमारा जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर है। तो आई जे के एक्चुअली डायरेक्शंस है और ये हमारे मैग्नीट्यूड है। कुछ ये कुछ वैल्यू होगी जो डेफिनेटली 1 से कम होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। रिजोल्व अ वेट of 10 Newton in 2 directions which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to horizontal। ये एक स्लोप है जो 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से और यहाँ पर एक 10 न्यूटन का वेट है जो डेफिनेटली नीचे की तरफ। आपको ये रिजोल्व करना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और इसके अलोंग डायरेक्शन में। जल्दी से रिजोल्व करके आंसर बताओ सो दैट मुझे पता चले कि आपने कुछ सीखा है और कुछ पढ़ा है और फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो प्लीज चैट बॉक्स में आंसर लिखें यस। वैभव शर्मा ने आंसर किया है, देखते हैं वैभव का आंसर सही है गलत है। आप ट्राई करें, जब भी मुझे आंसर बताएं प्राइवेट चैट के थ्रू बताएं सो दैट बाद में आपको बता दूं कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको आपका बताऊं आंसर सही है और बाकी सब उसी आंसर को फॉलो कर दें। तो जो भी ट्राई कर रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में आंसर लिखें यस सो दैट मुझे पता चले कि बच्चे आप में से ट्राई कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। तो सभी को एक क्वेश्चन ट्राई करना है। अनुष्का हैज आंसर्ड मी यस, दीप्ति हैज आंसर्ड यस। तो क्या 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? मैं शिवांकुर भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, शिवांकुर का आंसर आ गया है, देखते हैं बाकी लोगों का भी आंसर आता है। केशव गुप्ता भी आंसर कर रहे हैं, आयुष सेम आंसर। क्या बात है, सभी एक आंसर को फॉलो करने लगे क्या? ओके, श्लोक सिंह भी आंसर कर रहे हैं, सुधीर ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। देखो भाई, कोशिश तो सभी को करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनुष्का आपका आंसर सही है, बट ये मुझे बताओ ये कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कि अलोंग कंपोनेंट, ये मुझे बताइए आप। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो कोशिश करते रहना है। ओके, लेट अस सी द आंसर, ऑल्सो द सॉल्यूशन। हमारे पास ये वेक्टर है नीचे की तरफ, थोड़ा टेढ़ा बन गया है पर देख लेना बिकॉज मेरी आर्ट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ 10 न्यूटन, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, जो अलोंग कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आएगा W cos थीटा, यानी कि 10 cos 30, थीटा की वैल्यू 30, तो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2 3/2 की cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। इसी तरह जो पैरेलल कंपोनेंट है वो आएगा W sin थीटा, तो 10 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2
तो पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा, या अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो ये हम आज अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम ये चैप्टर अपना डेफिनेटली कंप्लीट कर देंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक आपके पास बुक्स होंगी वेक्टर की, आप उसमें से कुछ क्वेश्चन करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं आप उनको मैसेज के थ्रू मुझे भेज सकते हैं, तो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं उनको एज अ डाउट इंक्लूड करूं, उनके सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूं। तो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको सभी चीज़ें समझ आई हैं जो हमने डिस्कस की हैं? यस सर। फाइन, वेरी गुड। यस सर। तो ये क्लास देखो, जैसा मैंने आपको बताया 11th और के बच्चों के लिए डिजाइन की गई थी। तो अगर आपको थोड़ा इसमें लगता है कि थोड़ा हाई लेवल की चीजें, तो ये इसलिए है बिकॉज अभी आप छोटी क्लासेस में हैं। तो मैंने ये सभी के लिए ओपन रखी थी और इसलिए इसको थोड़ा मॉडरेट भी रखा कि सो दैट आप सभी को चीजें अच्छे से समझ आए। और हालांकि इसमें मैंने वो सभी चीजें इंक्लूड की हैं जो 11th क्लास में होती हैं, उसमें से मैंने कुछ भी कम नहीं किया। तो ये जो क्लास है ये इतनी बेनिफिशियल है 11th स्टूडेंट्स के लिए, और जो IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी। तो नेक्स्ट क्लास कल जो हमारी क्लास होगी वो 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास होगी। तो आपके जो जानकार है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप उनको मैसेज भेज के ग्रुप में इनवाइट कर सकते हैं, या वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, सो दैट उनको भी लाभ हो जाए। और मुझे आपको पढ़ाकर अच्छा लगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और किस लेवल तक अच्छी लगी है, आप मुझे चैट बॉक्स में मार्क्स दें 1 to 10 के बीच में, मुझे थोड़ा पता चले। सर आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे थोड़ा फास्ट पढ़ा लीजिएगा सर। यस सर। फाइन, मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर मतलब 12th के लेवल से सर, ऐसा नहीं कि 9th के बच्चा अटेंड कर रहा है तो उसके हिसाब से। वो 12th के लेवल से होगी, बट उसमें कोई छोटा बच्चा 10th क्लास का भी अटेंड कर सकता है। अगर कोई देखो, अगर कोई 10th क्लास का बच्चा या छोटा बच्चा अटेंड करता है तो ऐसा नहीं है कि भाई हम उसको अटेंड करने से रोकेंगे। तो वो ऐसा है यस सर, लेकिन जैसे सर ये क्लास तो बहुत ज्यादा स्लो होती सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि देखो IIT इज ऑल्सो फ्री, ये फ्री भी थी, तो उसमें सभी का फायदा होना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, अगर जो बच्चे अगर उनको कुछ समझ नहीं आता है, छोटी क्लासेस के बच्चे अगर उसमें ऐड हो जाते हैं, तो अगर उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो अपने आप को थोड़ा रोक लें, और क्लास के बाद में आप मैसेज के थ्रू मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, तो मैं हो सकता है आपको उसमें थोड़ा समझा दूं। तो क्लास में आप ज़्यादा चीज़ें ना पूछें अगर आप छोटी क्लास के हैं, और बड़ी क्लास के लिए मैं उस क्लास को रखूँगा, थोड़ा फास्ट रखूँगा। ये क्लास मैंने मॉडरेट इसलिए रखी क्योंकि इसमें सभी बच्चों को समझ आए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास थोड़ी फास्ट रखेंगे, लेकिन मैं उसको भी मॉडरेट रखूँगा, थोड़ा इतना हार्ड या डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बट दैट डेफिनेटली भी बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल होगी, उसमें डेफिनेटली आपको वो चीज़ें पता चलेंगी कि जो आप आमतौर पे स्कूल्स में नहीं पता चलती हैं आपको। तो सर आप एक बार बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लगभग कहाँ तक करा दोगे कल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं शुरू से लेके देखो जो भी चैप्टर, जैसे वेक्टर है, वेक्टर को भी मैं पूरा चैप्टर फिनिश कराऊंगा, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूरा चैप्टर मैं फिनिश कराऊंगा। तो ये नहीं कि मैं आधा चैप्टर करा के छोड़ दूंगा। तो हो सकता है उसमें एक से ज़्यादा क्लासेस लगे फिनिश करने में, बट दैट वुड बी फिनिश्ड, वो चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो मुझे अभी थोड़ा सा आपसे जो फीडबैक मिला है उससे मुझे हेल्प मिलेगी। एक तो थोड़ा सा क्लास को हम फास्ट रखेंगे नेक्स्ट क्लास को, और थोड़ा सा उसमें रखेंगे कि एक ही क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें सिलेबस को कवर कर पाएँ। और थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। यू वेलकम, Thank यू वेलकम। सर आपने केमिस्ट्री की भी फैकल्टी अरेंज की है? यस, हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों की फैकल्टीज हमारे पास है। तो जैसे अभी तो मैंने फिजिक्स की क्लासेज हमने शुरू की हैं, तो जैसे जैसे टाइम होगा तो केमिस्ट्री और मैथ की भी क्लासेस शुरू होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी आर अरेंजिंग सर्टेन थिंग्स
That will Okay. take a little time, but definitely we will have classes of different subjects also, right?